बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले बेटा, हम IS33 को आगे लेके चलते हैं। एक और कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं, एक और पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर की बात करते हैं, विच इज शेयर ऑप्शन। शेयर ऑप्शन भी एक पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर है। अब हमें पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर का मतलब बहुत अच्छे से पता है। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर मीन्स जो आज ऑर्डिनरी नहीं है लेकिन ऑर्डिनरी बन सकता है। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर मीन्स जो आज ऑर्डिनरी नहीं है लेकिन ऑर्डिनरी बन सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि यार शेयर ऑप्शन खुद क्या है, थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं। और अगला सवाल ये होगा कि शेयर ऑप्शन को वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स में कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। एक चीज याद रखिएगा, अगर वाकई शेयर ऑप्शन पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर है, जो कि है, तो पहला कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लो, शेयर ऑप्शन का कोई भी इंपैक्ट बेसिक ईपीएस में नहीं आएगा। शेयर ऑप्शन का इंपैक्ट आएगा तो सिर्फ डाइल्यूटेड ईपीएस में आएगा। रिपीट, शेयर ऑप्शन का कोई भी इंपैक्ट बेसिक ईपीएस में नहीं आएगा, इसका जो भी इंपैक्ट आएगा वो डाइल्यूटेड ईपीएस में आएगा, क्योंकि एक पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर है। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स का इंपैक्ट डाइल्यूटेड ईपीएस में आता है। ओके, शेयर ऑप्शन होते क्या है ये सुनिएगा। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, अपने वैल्यूएबल एम्प्लॉइज को, अपने कीमती एम्प्लॉइज को रोकने के लिए, रिटेन रखने के लिए उन्हें शेयर ऑप्शन की स्कीम्स दे देती है। मिसाल के तौर पे मार्केट में जो शेयर 100 रुपए का है, कंपनी ने कहा अगर आप हमारे पास अगले 2 साल तक रहें तो 2 साल के बाद आप हमारा 100 रुपए वाला शेयर 70 रुपए में ले सकते हैं, हमारा 100 रुपए वाला शेयर 60 रुपए में ले सकते हैं। लेट से कंपनी ने अपने एक एम्प्लॉय को कहा कि यार अगर आप हमारे पास अगले 2 साल तक ठहरते हैं तो हम आपको 10,000 शेयर्स जो हैं, जो आज 100 रुपए का है, 60 रुपीज में देंगे। आज नहीं देंगे, 2 साल के बाद देंगे, लेकिन उसके लिए आपको नेक्स्ट 2 ईयर्स कंपनी में रहना पड़ेगा। तो लॉजिकली देखिएगा, शेयर ऑप्शन आज ऑर्डिनरी शेयर नहीं है, आज तो पोटेंशियल है। वो 2 साल ठहरेगा, फिर ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, तो शेयर ऑप्शन ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होगा। रिपीट, ऑर्गेनाइजेशन अपने वैल्यूएबल एम्प्लॉयज को रोकने के लिए शेयर ऑप्शन की स्कीम्स देती हैं। इसमें होता ये कि मार्केट से बहुत ही कम प्राइस पे हम अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स देते हैं। आज नहीं देते, कुछ अरसे के बाद शेयर्स देते हैं। इसलिए हम कहते हैं एक पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर है, क्योंकि आज ऑर्डिनरी नहीं है, ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए को कंपनी ने बुलाया और कंपनी ने कहा यार हम तुम्हें 10,000 शेयर्स देंगे, जिसकी आज फेयर वैल्यू लेट्स से ₹100 है, लेकिन 100 वाली चीज तुम्हें हम देंगे, एक्सरसाइज प्राइस होगी सिर्फ 70 रुपए। जाओ, एक्सरसाइज प्राइस होगी ₹70। मिसाल के तौर पे कंपनी मिस्टर ए को ये कह रही है स्टे विद अस फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स, हम तुम्हें अपने 10,000 शेयर्स, जिसकी आज वैल्यू 100 रुपए 70 के लिहाज से देंगे। तो सर टेक्निकली ये एक शेयर पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर है, क्योंकि मिस्टर एक्स अगर रहेगा कंपनी में और 2 साल के बाद मिस्टर एक्स फिर क्या कर सकता है, 70 के लिहाज से कंपनी से 10,000 शेयर्स ले सकता है, लेकिन आज नहीं मिलेंगे, इससे मिलेंगे लेट्स से 2 ईयर्स बाद, 3 ईयर्स बाद। इसलिए हम कहते हैं शेयर ऑप्शन बेसिकली क्या है, एक पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर है। अब सुनिएगा, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स का इंपैक्ट किस में लिया जाता है, डाइल्यूटेड ईपीएस में। और वाइल कैलकुलेटिंग डाइल्यूटेड ईपीएस हम ये अज्यूम करते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि तमाम पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स अगर आज ही ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो जाएं तो हमारा ईपीएस क्या होगा। तमाम पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स आज ही अगर कन्वर्ट हो जाएंगे इसमें, शेयर्स में, तो हमारा ईपीएस क्या होगा, उसको हम कहते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। लेकिन अच्छे से सुनिएगा, शेयर ऑप्शन के केस में हमें सिर्फ और सिर्फ वो शेयर्स निकालने होते हैं जो हम नील कंसीडरेशन के अगेंस्ट इशू करते हैं। वाई नील कंसीडरेशन? आप मुझे एक चीज बताओ, जिसकी फेयर वैल्यू 100 आप 70 में दे रहे हो,
जिसकी फेयर वैल्यू 100 रुपीज़ से आप 70 का इशू कर रहे हो, तो लॉजिकली कुछ ऐसे शेयर्स होंगे जो आप निल कंसिडरेशन के अगेंस्ट दे रहे हैं। तो प्लीज यहां लिखिएगा, शेयर्स डीम का मतलब होता है अज्यूम, डीम टू बी इशूड फॉर निल कंसिडरेशन। will be taken in diluted EPS calculation। बेटा पहले तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाओ। शेयर ऑप्शंस के केस में कभी कभी वारंट्स का वर्ड भी यूज करता है। अब वो शेयर ऑप्शंस का वर्ड यूज करे या वारंट्स का वर्ड यूज करे, डायलूटेड ईपीएस में सिर्फ और सिर्फ वही शेयर्स आएंगे जो निल कंसीडरेशन के अगेंस्ट आप इशू करते हैं। अब अगला सवाल है कि सर जो शेयर्स हम निल कंसीडरेशन के अगेंस्ट इशू करते हैं उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाउ डू वी कैलकुलेट शेयर्स इन केस ऑफ शेयर ऑप्शन जो हम निल कंसीडरेशन के अगेंस्ट इशू करते हैं? बहुत आसान है। आप मुझे बताएं 100 वाली चीज़ आप कितने पे दे रहे हैं? 70। कितने पैसे कम ले रहे हैं? 30। जैसे उन्हें उस 30 के लिहाज से जो भी शेयर्स बनेंगे वो आप फ्री में दे रहे हैं। क्या मतलब बताता हूँ, प्लीज देखिएगा व्हाट इज हैपनिंग। एक्चुअली जो शेयर 100 का है हम कितने में दे रहे हैं? 70 में। लॉजिकली 30 ईयर्स के अगेंस्ट हम आपसे कोई कंसीडरेशन नहीं ले रहे। 100 वाला शेयर हम आपको कितने में दे रहे हैं? 70 में। लॉजिकली ये 30 है, हम इसके अगेंस्ट आपसे कोई भी शेयर्स नहीं ले रहे, पैसा नहीं ले रहे। ये 30 वाली चीज़ हम आपको बेसिकली निल कंसीडरेशन के तौर पे दे रहे हैं। तो होगा क्या, प्लीज देखिएगा। अगर मैं डायरेक्टली कैलकुलेट करूं, शेयर्स deemed to be issued for nil consideration, आप सबसे पहले ले लें शेयर ऑप्शंस। सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर माइनस एक्सरसाइज प्राइस डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू ऑफ शेयर। तो आपको आइडिया हो जाएगा कितने शेयर्स आप निल कंसीडरेशन के अगेंस्ट दे रहे हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, शेयर ऑप्शन एक पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर है जो कि आपके डायलूटेड ईपीएस को हिट करेगा, लेकिन डायलूटेड ईपीएस को सिर्फ और सिर्फ शेयर ऑप्शन में वही एलिमेंट हिट करता है जो निल कंसीडरेशन के अगेंस्ट हम इशू करते हैं। क्योंकि बेटा जिस एलिमेंट के अगेंस्ट पैसे मिलते हैं सो वो थोड़ी आपके ईपीएस को डायलूट करेगा। लॉजिकली ईपीएस को शेयर ऑप्शन का वो कंपोनेंट डायलूट करता है जिसके अगेंस्ट हम पैसे नहीं लेते, फ्री में दे रहे होते हैं। कैलकुलेट करना बहुत आसान है। शेयर ऑप्शन 10,000 है, फेयर वैल्यू शेयर 100 है, एक्सरसाइज प्राइस 70 है, फेयर वैल्यू शेयर 100 है। मल्टीप्लाई कर लें, यू विल गेट योर आंसर। सो लॉजिकली 3,000 शेयर्स ऐसे हैं जो आप फ्री में दे रहे हैं। लॉजिकली 3,000 शेयर्स ऐसे हैं जो आप निल कंसीडरेशन के अगेंस्ट दे रहे हैं। एक और तरीका भी होता है इसको कैलकुलेट करने का, बट आई वुड रेकमेंड कि आप ये शॉर्टकट जो बताया इसी पे जाएं। देखिए एक और तरीका बेसिकली क्या हो सकता है, इसी को कैलकुलेट करने का कि निल कंसीडरेशन के अगेंस्ट आपने कितने शेयर्स इशू किए। आप मुझे बताएं, शेयर्स अंडर ऑप्शन अगर मैं आपसे पूछूं, आप कहेंगे 10,000। मैं लेस करना चाह रहा हूं, शेयर्स वुड हैव इशूड
एट मार्केट वैल्यू, सो शेयर्स वुड हैव इशूड एट मार्केट वैल्यू, जागते रहिएगा। आप 10,000 शेयर्स 70 के लिहाज से इशू कर रहे हैं, आप 10,000 शेयर 70 के लिहाज से इशू कर रहे हैं, हालांकि एक शेयर की मार्केट वैल्यू 100 रुपीज़। आप 10,000 को 70 से मल्टीप्लाई करें, एक अमाउंट आ जाएगा। फिर यूं सोचें कि हम शेयर 70 का नहीं अगर 100 का रखें तो उस 100 के लिहाज से कितने शेयर्स बनते हैं जी? अगर आप चेक करें तो 7,000 बनते हैं जी। कैलकुलेटर यूज कर लें। दिस इज शेयर्स डीम्ड टू बी issued for nil consideration। लेकिन मेरे लिहाज से जी वो डायरेक्टली ऊपर 3,000 आ रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपने शेयर ऑप्शन को मल्टीप्लाई कर दें, फेयर वैल्यू शेयर से माइनस कर दें, एक्सरसाइज प्राइस से डिवाइड कर दें फेयर वैल्यू से, यू विल डायरेक्टली गेट शेयर्स डीम्ड टू बी इशूड फॉर निल कंसिडरेशन। जब मेरे पास डायरेक्टली शेयर्स डीम्ड टू बी इशूड फॉर निल कंसिडरेशन आ रहा है तो मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं पहले उसको बताऊं शेयर्स अंडर ऑप्शन कितने हैं, फिर उसे बताऊं मार्केट वैल्यू के लिहाज से कितने शेयर, जो पैसा हमें मिला है वो कितने शेयर्स के लिए काफ़ी है। दिस फॉर्मेट, इसकी भी लॉजिक दे सकता हूँ। एक्चुअली आपको मिले हैं 10,000 इंटू 70, ये मिलेगा पैसा जो कि आई बिलीव 7 लाख बनता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप 10,000 शेयर्स इशू करोगे 70 के रेट से, आप 10,000 शेयर्स इशू करोगे 70 के रेट से, टोटल अमाउंट कितना आएगा? 7 लाख। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि यार इन ऑर्डर टू रेज 700,000, इन ऑर्डर टू रेज 7 लाख, अगर एक शेयर 100 रुपये का हो जो उसकी फेयर वैल्यू है, तो तुम कितने शेयर्स इशू करके 7 लाख रुपए रेज कर सकते हो? रिपीट, हमारी इस एग्जाम्पल में हम 10,000 शेयर ऑप्शन इशू करेंगे और 70 का रेट होगा, टोटल कंपनी को 7 लाख रुपए मिलेंगे। मेरा आपसे ये सवाल है कि यार इन ऑर्डर टू रेज 7 लाख, अगर मैं 70 पे शेयर्स इशू ना करूं बल्कि मार्केट वैल्यू पे करूं विच इज 100, तो मेरा सवाल है कि इन ऑर्डर टू रेज 7 लाख हाउ मेनी शेयर्स डू आई नीड टू इशू एट 100 कि 7 लाख रुपए का अमाउंट आ जाए। तो बहुत आसान है, मुझे 7 लाख रुपए का अमाउंट चाहिए, मेरे एक शेयर की मार्केट वैल्यू 100, आप डिवाइड कर दें, यू विल गेट 7,000। सर लॉजिकली मुझे मेरे इस एम्प्लॉय से जो पैसा मिल रहा है वो 7,000 शेयर्स का पैसा मिल रहा है, लॉजिकली मैं उसको मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते हुए 3,000 शेयर्स फ्री में दे रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट दोबारा बता देता हूँ भाई, 10,000 शेयर्स इंटू 70, कंपनी को टोटल मिलेगा 7 लाख। ठीक है, हम ये देखना चाहते हैं कि यार 7 लाख रेस करने के लिए हम एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करते हैं। अगर शेयर प्राइस 100 हो तो जो उसकी मार्केट वैल्यू है, फेयर वैल्यू है, सर जो उसकी मार्केट वैल्यू है, फेयर वैल्यू है, अगर आप इस पे शेयर्स इशू करें तो सिर्फ 7,000 शेयर्स इशू करने पे आपको 7 लाख का अमाउंट मिल जाएगा। तो लॉजिकली आप कह सकते हैं कि यार 3,000 शेयर्स हम क्या कर रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, निल कंसिडरेशन, जो कि बड़े आराम से यूं कैलकुलेट हो सकता है। शेयर ऑप्शंस लिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया फेयर वैल्यू शेयर से, माइनस किया एक्सरसाइज प्राइस, डिवाइड कर दिया फेयर वैल्यू ऑफ शेयर। ये सेकंड मैंने आपको एग्जांपल दिए जी एक पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर की। शेयर ऑप्शन में याद रखिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास तो मल्टीपल चॉइस भी आ जाता है। शेयर ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ जो शेयर्स निल कंसीडरेशन के अगेंस्ट इशू होते हैं, जो शेयर्स निल कंसीडरेशन के अगेंस्ट इशू होते हैं, सिर्फ वही क्या करते हैं, आपके ईपीएस को डाइल्यूट करते हैं। शेयर ऑप्शंस में सिर्फ वही शेयर्स आपके ईपीएस को डाइल्यूट करते हैं जो निल कंसीडरेशन के अगेंस्ट इशू किए जाते हैं। अब प्लीज देखिएगा, एक क्वेश्चन के थ्रू बात करते हैं ताकि जरा सा हमें आइडिया हो कि क्वेश्चन में अगर शेयर ऑप्शन आ जाए तो हाउ डू वी कैलकुलेट डाइल्यूटेड ईपीएस। लेकिन मैंने आपसे कहा है कि आगे चल के हम ये भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि एक ही क्वेश्चन में अगर एक से ज़्यादा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हो तो डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे निकालते हैं, और फिर एंटी डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होता है उसके कॉन्सेप्ट पे भी बात करनी है, ईपीएस की इंपॉर्टेंस, उसकी लिमिटेशन पे भी बात करनी है। तो बातें काफ़ी हैं, करेंगे इंशाल्लाह। ये ले लेते हैं, प्रिंट करते हैं इसको।
चलिए दैट्स गुड इनफ। वैसे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको खुद यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन नंबर 8 को ट्राई करना चाहिए, और फिर ऑफ कोर्स आप अपने आंसर को हमारे वीडियो लेक्चर के साथ टैली कर सकते हैं। बट आई वुड स्ट्रांगली एडवाइस कि आप पहले वीडियो पॉज करें फिर इसको अटेम्प्ट करें। सो डायरेक्टली कह रहे हैं कैलकुलेट डायल्यूटेड ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड December 4। ओके, सो a company had 8.82 million shares in issue। इसको मैं कहना चाह रहा हूँ 8280 start of the year, no issue made during the year। okay, but on that date there were outstanding options to purchase 9,20,000 ordinary shares $1 par value है, exercise shares at 1.7 per share। so exercise price 1.7 है, चेक कर लो, exercise price 1.7 है। the average fair value of ordinary share is 1.8। जो चीज़ ऑन एवरेज 1.8 की है हम आपको 1.7 में देंगे। अर्निंग्स गिवन है 2208। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात, बेटा याद रखिएगा, शेयर ऑप्शंस का वर्ड यूज़ करें एग्जामिनर या वारंट्स का वर्ड यूज़ करें, सिर्फ वही शेयर्स आपके ईपीएस को डाइल्यूट करेंगे जो नील कंसीडरेशन के अगेंस्ट आप इशू कर रहे हैं। सिर्फ वही शेयर्स आपके ईपीएस को डाइल्यूट करेंगे जो आप नील कंसीडरेशन के अगेंस्ट इशू कर रहे हैं। तो प्लीज़ देखिए, बहुत आसान है इसको कैलकुलेट करना। हमारे पास जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं $8280, इसमें सिंपली ऐड कर देंगे शेयर्स डीम टू बी इशूड फॉर नील कंसीडरेशन। ऐड कर दें शेयर्स डीम टू बी इशूड फॉर नील कंसीडरेशन। सो आपके पास जो शेयर्स हैं जी पढ़ लेते हैं। 9,20,000 कह रहा हूँ, 3 तो इग्नोर कर देते हैं, 920 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। फेयर वैल्यू शेयर 1.8 है, एक्सरसाइज प्राइस 1.7 है डिवाइड बाय 1.8। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो लॉजिकली 51.11 ये वो नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, नील कंसीडरेशन के अगेंस्ट इशू कर रहे हैं। तो नील कंसीडरेशन के अगेंस्ट हम जो शेयर्स इशू कर रहे हैं 51.11 है, इनको ऐड कर दें, यही हमारे लिए वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स होगा। ये आ रहा है जी 8,331। ये आपके वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, बड़े आराम से डाइल्यूटेड ईपीएस आ जाएगा। अर्निंग्स गिवन है कितनी, 2208। uh, 2208 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 8331.11 से, ये आ जाएगा $0.265। और सेंट्स की बात करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, सेंट्स आ जाएगा 26.5 सेंट्स। जी आप देख सकते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। जी आई स्ट्रांगली बिलीव कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई भी आपको इसमें दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके, अब देखें ईपीएस को लेके सारे कॉन्सेप्ट्स तकरीबन हो चुके हैं, लेकिन मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट आगे आएगा कॉन्सेप्ट जो बताना है कि एक ही क्वेश्चन में एक से ज़्यादा अगर पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स आ जाएं तो क्या होता है, और एंटी डाइल्यूटेड ईपीएस का कॉन्सेप्ट क्या है,
और ईपीएस की लिमिटेशंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये बातें हमने डिस्कस करनी है। उससे पहले एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर इन पॉइंट्स पर आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे जी इंशाअल्लाह। जस्ट अ मिनट। अच्छा बेटे, क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क होगा, ये नोट कर लीजिएगा। अब आप इस पोजीशन में आ चुके हैं, ये क्वेश्चन कर सकते हैं। सर रियली गुड क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 को अटैम्प्ट करेंगे, फिर मैं इसका आंसर शेयर करूंगा। व्हाट्सएप के ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि पहले आप क्वेश्चन नंबर 9 को अटैम्प्ट करें, उसके बाद इसके आंसर से हेल्प लें जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेट मी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बेसिकली इसमें 2 MCQs हैं। देखते हैं जी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, व्हाट इट सेज। नहीं जी, हमें पहले इसको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, इस पर लिख नहीं सकते। जस्ट अ मिनट, प्रिंट लेना पड़ेगा इसका। प्रिंट लिए बगैर वी वोंट बी एबल टू राइट एनीथिंग। प्रिंट ले लेते हैं। चलिए, फ़ोन साइज कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया, ये ज़्यादा ही हो गया सर, ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। बस अब ठीक, नाइस। चले बेटा, इस पर बात कर लेते हैं, इस पर बात कर लेते हैं। सेंट्स में आंसर दे रखा है तो सेंट्स ही ठीक है। रिक्वायरमेंट पहले देखते हैं। अरे भाई, रिक्वायरमेंट देखे मैं थोड़ी तो सर रिक्वायरमेंट पढ़े बगैर सॉल्व करें, हमें कोई जादू वादू थोड़ी आता है, अल्लाह माफ़ करना। व्हाट इज़ द EPS? व्हाट इज़ द EPS फॉर द ईयर एंडेड December 7? सर December 7 के लिए EPS क्या है? रीस्टेटेड EPS। ओह, एग्जामिनर अगर रीस्टेटेड EPS मांग रहा है तो डेफिनेटली करंट ईयर के अंदर बोनस इशू हुआ होगा, या राइट इशू, या दोनों, या कोई एक, तो ही हमें पिछले साल के EPS को रीस्टेट करना होता है। और पिछले साल के EPS को रीस्टेट करने का तरीका ये होता है, सिंपली आप बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर के इनवर्स से उसको मल्टीप्लाई कर दें लास्ट ईयर के EPS को। जैसे ही आप लास्ट ईयर के EPS को बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर के इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। खैर, रीस्टेटेड को तो बाद में देखेंगे, पहले 2007 का बेसिक EPS निकालते हैं इंशाल्लाह, फिर रीस्टेटेड। इन द ईयर एंडेड December 6 देयर वर 12 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स, 12,000। I'm ignoring 3 zeros in issue and earnings per share was calculated this. So पिछले साल का EPS सेंट्स में गिवन है 33.3 सेंट्स। December 7 अर्निंग्स अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर्स 5 मिलियन को मैंने 5,000 कर दिया। सो 2007 की अर्निंग्स बता दी उसने। 30 सितंबर द कंपनी मेड अ बोनस इशू 1 for 4 बोनस इशू। ये बेटा बोनस इशू का पहला रूल है, याद है? अगर बोनस इशू से पहले और बोनस इशू के बाद कोई और शेयर्स इशू ना किए जाएं तो हमेशा अज्यूम करते हैं कि बोनस स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इशू किया गया है। रिपीट, न बोनस से पहले ना बोनस के बाद पूरे सवाल में अगर शेयर्स इशू नहीं हुए और ड्यूरिंग द ईयर बोनस इशू किया गया है तो ऐसी सिचुएशन में हम अज्यूम करते हैं कि बोनस स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इशू किया गया था। तो प्लीज़ यहाँ देखिएगा, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स बहुत आराम से आ जाएंगे आपके पास। लेट्स से जो ओपनिंग शेयर्स हैं, यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, 12,000 सिंपली ऐड कर दें इसमें बोनस इशू। सो 1 for 4 है तो इसको 1/4 कर दें जी, 3,000 आ जाएगा। लिहाजा बेटा आपके वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आगे 15,000। सो स्टार्ट ऑफ द ईयर 12,000 शेयर थे, ड्यूरिंग द ईयर सिर्फ बोनस इशू हुआ और कुछ भी नहीं हुआ, और ना बोनस से पहले ना बोनस के बाद अगर कोई शेयर्स इशू नहीं किए जाते और पूरे सवाल में सिर्फ बोनस इशू होता है तो हम अज्यूम करते हैं ये बोनस एट द स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इशू किया गया। ठीक हो गया जी। तो ये लें, 2007 का EPS बड़े आराम से आ जाएगा, 2007 का EPS यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। सो 2007 के EPS की बात करें,
आपकी अर्निंग्स 5,000 हैं, आपके वेटेड एवरेज शेयर्स 15,000 हैं। ये डॉलर की बात करेंगे तो डॉलर 0.33 आ रहा है, लेकिन उसने सेंट्स में आंसर दिया, सिर्फ डॉलर में तो ये आ रहा है। 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 33.3 सेंट्स। सर 2007 में दो जगह जालिम इंसान ने 33.3 सेंट्स दिया। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट आंसर मस्ट बी डी। बगैर सॉल्व किए मैं बता सकता हूँ डी है। उसकी वजह आप इसको देखें, दिस कैन नॉट बी द आंसर। उसकी वजह क्वेश्चन में उसने 2006 का ईपीएस हमें 33.3 सेंट्स दे दिया है। अब एक चीज़ बताओ, अगर 2006 का ईपीएस 33.3 सेंट्स है और 2007 के अंदर कंपनी ने बोनस इशू किया है, तो मेरे भाई अगर कंपनी ने 2007 में बोनस इशू किया है तो हमें बोनस इशू के इनवर्स बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर से पिछले साल के ईपीएस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप बीएएफ के इनवर्स से पिछले साल के ईपीएस को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट ईयर का ईपीएस कम होगा। रीस्टेटेड को लॉजिकली 33.3 से कम होना चाहिए, तो पहली चॉइस तो हो नहीं सकती क्योंकि इसमें 33.3 है। आंसर मस्ट बी डी, लेकिन फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं। बोनस इशू में बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकालते हैं? बोनस इशू में 1 इज कांस्टेंट, फिर रेशो ले लें 1/4 आई बिलीव, तो 1.25। बस आपने एक काम करना है, लास्ट ईयर के ईपीएस को बोनस इशू के इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। आपका जो बोनस इशू के बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर के इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। आपका बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर 1.25 है, उसका इनवर्स होगा 1/25। 33.3 को अगर मैं एक्चुअली डिवाइड कर दूं 1.25 से, 26.64। आंसर इज डी। याद रखिएगा, जब भी लास्ट ईयर के ईपीएस को रीस्टेट किया जाता है तो लास्ट ईयर का ईपीएस कम होता है। कितना कम होता है वो लॉजिक नहीं है, लॉजिक ये कम होता है। तो ए कैन नॉट बी द आंसर, क्योंकि ए में टेक्निकली प्रॉब्लम ये है कि यार आपने 2006 का जो ईपीएस है उसको लॉजिकली आपने रीस्टेट ही नहीं किया, एज इट इज लिख दिया। और ये में और आप अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्ट डेवलप कर चुके हैं कि जब भी करंट ईयर में बोनस इशू होगा या राइट इशू हो, दोनों या एक हो, हमें पिछले साल के ईपीएस को रीस्टेट करना होता है। सो आंसर इज डी। आगे चलें। व्हाट इज द ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड December 7 एंड द ईयर एंडेड December 6? सर अगेन पिछले साल की भी बात कर रहे हैं। ओके, देखते हैं, लेकिन उसने रीस्टेटेड का वर्ड यूज नहीं किया, वो कह रहा है बस पिछले साल का ईपीएस बता दो। इन द ईयर एंडेड December 6 देयर वर 12 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स, यानी कि 12,000 अर्निंग अवेलेबल। सब पिछले साल की अर्निंग 4,000 थी। वो सिर्फ पिछले साल का आपसे क्या मांग रहा है? ईपीएस मांग रहे हैं, और पिछले साल का आपसे रीस्टेटेड ईपीएस नहीं मांग रहा। रीस्टेटेड ईपीएस उस वक्त आता है जब करंट ईयर के अंदर आप बोनस इशू करें या राइट इशू करें या कोई एक या दोनों। तो उसने लास्ट ईयर का ईपीएस मांगा है, तो 2006 का ईपीएस बड़े आराम से आ जाएगा। क्वेश्चन में देखा जा सकता है 2006 की अर्निंग्स 4,000 है, शेयर्स 12,000। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 33.3 सेंट्स। तो पिछले साल का ईपीएस एज इट इज आ गया। March 7 में वो कह रहा है कंपनी इशू 2 मिलियन एक्स्ट्रा शेयर्स फॉर कैश। सो March 7 में कंपनी ने 2 मिलियन एक्स्ट्रा शेयर्स इशू किए अगेंस्ट कैश। March 7, ओके। ये नहीं, 2007 के लिए अगर मैं आपसे वेटेड एवरेज शेयर्स की बात करूँ, स्टार्ट ऑफ देयर शेयर्स हैं 12,000। इसने मजीद कितने शेयर्स इशू किए? 2 मिलियन, 14,000। शेयर्स इशू हो रहे हैं मार्च में, 1 जनवरी से लेकर मार्च तक 3 महीने होते हैं। सर मार्च के बाद दोबारा कभी शेयर्स इशू नहीं हुआ। 31 मार्च से लेकर दिसंबर तक 9 मंथ्स होते हैं। जनवरी से मार्च तक 3 महीने होते हैं और 31 मार्च से दिसंबर तक 9 मंथ्स होते हैं। तो 12,000 को बेटा 3 से मल्टीप्लाई करें, 14,000 को 9 से। सो आपके वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आ रहे हैं 13,500।
2007 की अर्निंग्स जो है 5 मिलियन है। 5 मिलियन मीन्स 5,000। $5,000 को आप डिवाइड कर दो 13,500 से। डॉलर की बात करेंगे, डॉलर 0.37 आता है। सेंट्स की बात करेंगे तो 37 सेंट्स आता है। 2007 में आ रहा है 37 सेंट्स और लास्ट ईयर में आ रहा था 33.3 सेंट्स। सो योर आंसर मस्ट बी सी। योर आंसर मस्ट बी सी। जी मेरे लिहाज से आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए MCQs को कैसे टैकल करते हैं। कमिंग क्लास में क्या करेंगे मैं बता देता हूँ बेटा। कमिंग क्लास में लेने चाहता हूँ बेसिकली कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उस पर जाएंगे। रिमेनिंग कॉन्सेप्ट जो सबसे बड़ा बाकी है वो ये कॉन्सेप्ट बाकी है, अगर एक ही क्वेश्चन में एक से ज़्यादा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स आ जाएं तो डाइल्यूटेड EPS की कैलकुलेशन कैसे की जाती है और किस तरह से, और अगला फाइनल कॉन्सेप्ट एंटी डाइल्यूटेड EPS से कहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।